मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन करेंगे, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए जो 50 रुपये में 15 एपिसोड मिल रहे हैं इस क्लास की पीडीएफ के लिए, तो अगर आपको ये पीडीएफ परचेज करनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। चलिए, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं रिवीजन सेट नंबर 6 का। टी शिवलिंगम का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है नाद स्वरम वाद्य यंत्र से। दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2021 में, और ये 14वें क्रम की अमूर्त धरोहर थी। और 15वीं नवीनतम अभी हाल ही में 2023 में गरबा डांस को शामिल किया गया है। और पहली सन 2008 में वैदिक उच्चारण को शामिल किया गया था। ओलंपिक में भारत का पहला ध्वजवाहक कौन था? तो ये थे पूर्मा बनर्जी, जो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का संबंध किससे है? मणिपुर राज्य से। और यहीं पर कांग जात्रा कूट का आयोजन किया जाता है, जो 5 दिन चलता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 89 और 64 में। फोटोमीटर में किसका मापन किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे प्रणब मुखर्जी। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? विंसेंट स्मिथ ने, जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था देवभूति। और नेत्रदान में किस अंग को दान किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया को, जिसे नेत्रपटल भी कहा जाता है। अब हम करेंगे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस किस प्रकार के संगीत के साथ गाया जाता है या किस संगीत के साथ किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्नाटक संगीत के साथ। संगीत भारत में 2 प्रकार का होता है, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत नॉर्थ इंडिया में होता है, और जबकि साउथ इंडिया में कर्नाटक संगीत होता है। और कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कर्नाटक म्यूजिक का पिता किसको माना जाता है? पुरंदर दास को माना जाता है। और कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन हैं? तो मेल में त्रिमूर्ति हैं त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। और फीमेल में कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी.के. पट्टमल, बसंत कुमारी। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको भारत रत्न 1998 में दिया गया था। और ये पहली संगीतकार बनी थी जिनको भारत रत्न दिया गया था। और इन्होंने यूएन में अपना म्यूजिक का प्रदर्शन 1966 में किया था। कुचिपुड़ी के जनक किसको माना जाता है? सिद्धेंद्र योगी को। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से संबंधित कौन सा है क्लासिकल डांस? कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव से संबंधित है। और यह पीतल की तस्तरी में किया जाने वाला नृत्य है। और इसी में मंडूक शब्दम या मेंढक की स्टोरी का उल्लेख मिलता है। और इसी से जल चित्रम यानी कि जल्द से चित्र को उकेरा जाता है। तो ये कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है? कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का है। लाहो फोक डांस कहाँ का है? तो ये मेघालय का है। और नाटी या हम इसको नोटी से याद कर सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? धमान, झोरा, छपेली, थाली, क्यांगमाला, धुरेही और राक्षस। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से होते हैं? रऊफ, हिकत, कूद, हफीजा। प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो प्रसिद्ध तबला वादक हैं अल्लाह रखा खान और टी.एन. कृष्णन। इनका संबंध है वायलिन से। भीमसेन जोशी, इनका संबंध है शास्त्रीय गायन से। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। और 2024 में ग्रैमी अवार्ड किनको दिया गया था? राकेश चौरसिया को दिया गया था, जो बांसुरी वादक हैं। तबला वादक कौन कौन है? तो पंडित तबला वादक हैं पंडित शंकर घोष, अनोखे लाल मिश्र, जाकिर हुसैन, जिनको पद्म विभूषण 2023 में दिया गया। और रविंद्र यावागल, लतीफ़ खान, विजय घटे और उदय मजुमदार। तो ये सभी हैं तबला वादक। और यहाँ से हमको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि पंडित शंकर, यदि आए पंडित रविशंकर तो इनका संबंध हो जाएगा सितार से। लेकिन पंडित शंकर घोष, इनका संबंध हो जाएगा तबला वादक से।
WPL महिला प्रीमियर लीग के पहले क्रम का जो संस्करण का आयोजन किया गया था उसके विजेता कौन थे? तो उसके विजेता थे मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और इस समय मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। और पहला और लास्ट मैच DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। और WPL 2024 जो दूसरे संस्करण का था, इसमें RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा दिल्ली डेयर डेविल्स को हराया गया, और इसमें कैप्टन थे स्मृति मंधाना। और फाइनल मैच अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ, जिसका पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो दिल्ली में स्थित है। और इसमें ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले को मिलता है, और इसमें ऑरेंज कैप मिला एलिस पेरी को, और इसने 347 रन बनाए थे। और पर्पल कैप विकेट लेने वाले को मिलता है, और इसमें 13 विकेट श्रेयंका पाटिल के द्वारा ली गई थी, और ये दोनों RCB से संबंधित खिलाड़ी थे। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले जाने वाले खिलाड़ी हैं। लॉन टेनिस डबल्स का कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसमें 78 फुट लंबाई और 36 फुट चौड़ाई होती है। और यदि सिंगल्स के लिए देखें तो 78 फुट लंबाई और 27 फुट चौड़ाई होती है। और नेट की ऊंचाई 3 फीट होती है। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन वसीम जाफर के द्वारा 12,038 रन बनाए गए हैं, जो कल की वीडियो से संबंधित हैं। कल हमने 10,664 बोला था, तो उसका आंसर हो जाएगा 12,038। तो इसको आप ठीक कर लेना। ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? तो टेनिस के ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। और साल के सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और लास्ट में होता है US ओपन। और सबसे पुराना है विंबलडन, जो 1877 में शुरू हुआ था। बॉल की वजन, लॉन टेनिस में बॉल का वजन कितना होता है? 56 से 59.4 ग्राम होता है। शॉर्ट पुट या गोला फेंक में धातु की गेंद बनी होती है, तो ये कितने किलोग्राम की बनी होती है? तो मेल के लिए 7.26 किलोग्राम, और फीमेल के लिए 4 किलोग्राम की बनी होती है। यदि 7.26 किलोग्राम को देखें तो ये 16 पाउंड के बराबर होता है, और 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड के बराबर होता है। मेल शॉटपुट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1896, जो पहला ओलंपिक हुआ था एथेंस यूनान में, तो उसी में इसको शामिल कर लिया गया था। लेकिन फीमेल का शॉटपुट ओलंपिक में 1948 में शामिल किया गया था। फेंकने वाला सर्कल कितना होता है? तो ये 2.135 मीटर होता है, और इसका व्यास 7 फीट होता है, और इसकी त्रिज्या 3.5 फीट होती है। और जो इसमें फेंकने का एंगल है, बेस्ट एंगल 40 डिग्री माना जाता है। गोला फेंक में फेमस भारतीय कौन कौन है? तो इसमें है आभा खटुआ, तेजिंद्र पाल सिंह तूर, इंद्रजीत सिंह, जोगिंदर सिंह बेदी। तो ये सभी महत्वपूर्ण कलाकार हैं, शॉटपुट से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, गो गेट एजुकेशन किसने लिखा है? गो गेट एजुकेशन किसने लिखा है? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। सरोजिनी नायडू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है मराठी भाषा में, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में की थी। और ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, जो भारत में पहला महिला स्कूल पुणे में बनवाया था 1852 में। SNDT यानी कि श्री नाथी बाई ठाकरसी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया था? मुंबई में। धोंदो केशव कर्वे के द्वारा बनाया गया था, DK कर्वे। और इनको भारत रत्न 1958 में दिया गया था। 58 में क्यों? क्योंकि इनकी 100वां जन्मदिन था। और भारत का पहली महिला अध्यापक कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। और इन्होंने ही बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना 1853 में की थी। यूनेस्को की साइट में यूनेस्को हेरिटेज साइट में कितनी साइटें शामिल हैं? तो इसमें 43 साइट शामिल है, जिसमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। और नेचुरल कौन सी है? केवलादेव नेशनल पार्क, जो 1985 में शामिल किया गया था। और एकमात्र मिश्रित साइट कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो नेचुरल और कल्चरल दोनों है, और यह सिक्किम में पाई जाती है, और 2016 में इसको शामिल किया गया था। नंदा देवी उत्तराखंड में है, और इसको 1988 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज किसका सपना था? तो स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, और इसका विस्तार 3300 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम गलियारा में,
और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और यह कंप्लीट बनकर 2012 में तैयार हो गया था। और यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है और इसका नॉर्थ से साउथ विस्तार 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। और इसकी कुल लंबाई, तो कुल लंबाई से पहले हम देख लेते हैं कि इसके भाग कितने हैं। तो इसके 4 भाग हैं। तो पहला भाग दिल्ली से कोलकाता बनाया गया 1454 किलोमीटर तक, दूसरा भाग कोलकाता से चेन्नई बनाया गया 1684 किलोमीटर और तीसरा भाग चेन्नई से मुंबई बनाया गया 1290 किलोमीटर और चौथा भाग मुंबई से दिल्ली बनाया गया 1419 किलोमीटर और ये बन जाता है 5846 किलोमीटर के आसपास इसका बन जाता है। तो हमको ध्यान रखना 5846 किलोमीटर और इसका विस्तार 13 राज्यों में मिलता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया गया, जिसकी स्थापना एक्ट 1988 के तहत 1995 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये समतल या जो समान भूमि होती है वहाँ पर नेशनल हाईवे का निर्माण करती है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है NHAI सड़कें नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण भी करता है। और पहाड़ी क्षेत्र में सड़क का निर्माण कौन करता है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। सीमा सड़क संगठन इसका निर्माण करता है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा, यदि यहाँ पर लोकसभा की बजाय विधान परिषद या विधानसभा हो तो इसको हम याद कर सकते हैं लोअर हाउस। जो भी लोअर हाउस होता है जनता के द्वारा चुना जाता है वह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोअर हाउस के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य में विधानसभा के प्रति और केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(1) में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की संख्या का 15% हो सकती है। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है, लेकिन दिल्ली इसका अपवाद है। दिल्ली में 10% ही मंत्री बन सकते हैं। अनुच्छेद 75(2) इसमें कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, यानी कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। और 75(3) में कहा गया कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है? तो भारत सरकार का यह सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और वर्तमान में 16वें क्रम के हैं R वेंकटरमणी, जो भारत के महान्यायवादी हैं और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। और भारत के पहले महान्यायवादी का नाम क्या था? तो इनका नाम था MC सीतलवाड़, जो 1950 से 1963 तक महान्यायवादी के पद पर रहे और दूसरे थे CK दफ्तरी। अनुच्छेद 88 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 88 में अटॉर्नी जनरल संसद के सदन की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता और इसका वेतन निश्चित नहीं होता और कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता, बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपये महीना है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4.5 लाख रुपये महीना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम बनाता है। तो यह कौन से नियम बनाता है? तो यह कार्यपालिका संबंधी कार्य भी करता है अनुच्छेद 77 के तहत और राष्ट्रपति के नाम से ही इसके सभी कार्य किए हुए माने जाएंगे। संयुक्त बैठक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। और यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक दोनों सदनों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने की हो सकती है। 6 महीने के अंतर से ज़्यादा संयुक्त बैठक में अंतर नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का उल्लेख किया गया और संसद के सत्र 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र जो फरवरी से मार्च में होता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होता है।
तो किन महीनों में 70 नहीं होते? जनवरी में नहीं होता, जून में, सितंबर में और अक्टूबर में 70 नहीं होता, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति में 70 हो सकते हैं। और 2 सत्र के बीच कम से कम 2 सेशंस हो सकते हैं। यह गैप अधिकतम 6 मंथ हो सकता है। अनुच्छेद 87, इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। भाषण और अभिभाषण में क्या फ़र्क होता है? भाषण होता है जो हम अपने आप दें, किसी और के से प्रभावित होकर किसी बात को न कहें, और अभिभाषण होता है लिखे लिखाए भाषण को पढ़कर सुनाना। तो ये होता है अभिभाषण। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत किया जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक दूसरा तारा कौन सा है? तो ये है सीरियस, और इसे डॉग स्टार कहा जाता है। और सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ध्रुव तारे से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 433 प्रकाश वर्ष है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ का क्रम हमको बताना है। सबसे पहले क्या आता है? ट्रोपोस्फेयर, जो अक्षोभ मंडल होता है, यह 8 से 18 किलोमीटर तक होता है और इसमें बारिश और आंधी होती है। स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, ये 18 से 50 किलोमीटर तक होता है और एरोप्लेन इसी में उड़ता है। और ओजोन लेयर, ओजोन परत भी इसी में मिलती है। ओजोन परत को मापने की इकाई किस में मापते हैं? डॉप्सन में इसको मापते हैं। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। और ये प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और इसलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है मीजोस्फीयर या मध्य मंडल, जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है। और आयन मंडल 80 से 700 किलोमीटर के बीच होता है। और बहिर्मंडल इससे ज़्यादा आगे होता है। और इसकी मोटाई मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डॉप्सन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, यमुना नदी किस राज्य में बहती है? तो यह उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहती है। और इसका उद्गम बंदरपूंछ यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। और इसकी लंबाई कुल है 1376 किलोमीटर, जो सबसे लंबी सहायक नदी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन यमुना की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। और अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? केन, चंबल, बेतवा, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा और हिंडन। हिंडन नदी काफ़ी फेमस है। हिंडन काफ़ी फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके किनारे पर एक आलमगीर नामक स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। तो ये भी हमको यहाँ से ध्यान रखना है हिंडन नदी से। यमुना के किनारे यूनेस्को साइट कौन कौन सी हैं? तो यमुना के किनारे है आगरा का किला। आगरा का किला को 1983 में शामिल किया गया था। और ताजमहल, ये भी 1983 में शामिल किया गया था। 1983 में 4 स्थलों को पहली बार यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और ये 4 स्थल थे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में हैं, और आगरा का किला जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, और ताजमहल जिसको शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 से 1652 तक बनवाया था। और लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसको 2007 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और अन्य शहर कौन कौन से? ग्रेटर नोएडा, इटावा और हमीरपुर, ये सभी शहर भी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तापी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थल पर, और सतपुड़ा पर्वत में इसका उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, और इसको नर्मदा की जुड़वा बहन कहा जाता है। भारत की सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन यह एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और यह नर्मदा और तापी। तो ये 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? सिंधु, नर्मदा, साबरमती और पूर्णा नदी। तो ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और बाकी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन थे? तो इसके दरबार में थे नवरत्न, और इसी की कॉपी अकबर के पास दी गई थी। और इसका एक दरबारी था जिसका नाम था बेताल भट्ट। बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र की रचना की थी,
और इसी के द्वारा सिंहासन बत्तीसी नामक रचना भी की गई थी। और अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना की गई थी। कोश का मतलब है संकलन। और छपनक ज्योति से संबंधित था। घटकरापाड़ा और कालिदास भी इसी से संबंधित था। और कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम आदि रचनाएं लिखी हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इससे आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे नवरत्न, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। और शंकु किससे संबंधित है? तो ये एक वास्तुकार थे। चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरी थे। वररुचि ये व्याकरण या ग्रामर से संबंधित थे। और वराह मिहिर ये खगोल या एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। और इसकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का उल्लेख मिलती है? तो ये मिलता है भित्री शिलालेख में। और भित्री शिलालेख में ही सुदर्शन झील के पुनर्जीर्णोद्धार का उल्लेख भी मिलता है। सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित थी? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित थी। और इसका निर्माण तोसाच जो एक मंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसके द्वारा करवाया गया था। और इसका पहली बार जीर्णोद्धार रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया। और पुनः जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। स्कंदगुप्त के काल को गुप्तों का अवनति काल या पतन काल भी माना जाता है। और स्कंदगुप्त से पहले इस राजा बने थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा ही 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर 5 बच्चों पर 1 टीचर होता था। और यह अनुपात वहाँ पर होता था 5:1। और 10,000 बच्चों में वहाँ पर 2,000 शिक्षक कार्य करते थे। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम था कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में स्थित है। और पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। और यहाँ पर तमिल और तेलुगु भाषा थी। और सिंह विष्णु ने आदिवराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। और सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे भारवी, और जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी किरातार्जुनीयम। और नरसिंह देव वर्मन भी पल्लव वंश से संबंधित था। और इसने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू महेंद्र वर्मन के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इसका निर्माण पूरा नरसिंह देव वर्मन के द्वारा करवाया गया था। और नरसिंह देव वर्मन ने ही कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और पुलकेशिन सेकंड या चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड को इसी के द्वारा हराया गया था। और हेनसांग कांची में नरसिंह देव वर्मन के शासनकाल में ही आया था। और महेंद्र वर्मन की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है मत विलास प्रहसन। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और महेंद्र वर्मन के और नरसिंह देव वर्मन के दरबारी थे दंडी, और जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तिका थी 10 कुमार चरितम। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड से है, जिसका कार्यकाल था 610 ईस्वी से 642 ईस्वी। और ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। और चालुक्य वंश के फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट, जिन्होंने 543 से 566 के बीच शासन किया था। और यहाँ की राजधानी थी वातापी या बादामी, इसी जाता है। और महाकूट अभिलेख से हमें बादामी या चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है। और पुलकेशिन सेकंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। और राजा हर्षवर्धन की हार का उल्लेख ऐहोल अभिलेख से हमको मिलता है। रवि कीर्ति किस वंश से संबंधित थे? तो रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि थे। और ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर होता है। जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और बड़ी जी का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 Nm स्क्वायर बटे में kg स्क्वायर। तो और यह मान किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा यह वैल्यू दी गई थी। और सार्वत्रिक जी का मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियत।
सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है, जैसे भार, त्वरण, वेग, संवेग, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। और अदिश राशि कौन सी होती है? जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय और कार्य। नोट्रियम किसका लैटिनी नाम है? नेट्रियम। नेट्रियम Na से हो गया नेट्रियम, यानी कि यह सोडियम का लैटिन नाम है। और लिथियम का लैटिन नाम क्या है? लिथोस। पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियस। टीन को लिखते हैं Sn से, तो इसका हो जाएगा स्टेनन। और लोहे को लिखते हैं Fe से, तो इसका हो जाएगा फेरम लैटिन नाम। और Cu यानी कि तांबा को लिखते हैं Cu यानी कि क्यूप्रम। और रुबीडियस इसका लैटिन नाम है टंगस्टन, इसको W से डिनोट करते हैं। और वोल्फ्रोन इसका लैटिन नाम है पारा, इसको Hg से लिखते हैं हाइड्राजीरम। और सोना इसको Au से लिखते हैं यानी कि ओरम। तो ये लैटिन नाम भी हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। एक कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं जो श्रवण प्रक्रिया में मदद करती हैं? तो एक कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3। और यदि दोनों कानों में पूछे तो टोटल 6 हड्डी होती हैं। और ये 3 कौन कौन सी होती हैं? मैलस, इनकस और स्टेपस। मैलस को कहते हैं हथौड़ा, इनकस को कहते हैं निहाई और स्टेपस को कहते हैं रुकाब इसको कहा जाता है रकाब, लेकिन हमको इंग्लिश में ही ध्यान रखना स्टेप्स, इनकस और मैलस। और रकाब हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में मिलती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और इसे उरु अस्थि कहा जाता है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ में मिलती है। और मैंडिबल जबड़े में पाई जाती है जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। जीभ की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो जीभ की हड्डी होती है हायोड। मानव शरीर के दाएं फेफड़े को कितने लोच या लोब में विभाजित किया जाता है? तो इसको किया जाता है 3 भागों में। राइट यानी कि दाएं फेफड़े में 3 लोच होती हैं, RUL, RLL और RML। RUL का मतलब है राइट अपर लोब, और RLL का मतलब है राइट लोअर लोब, और RML राइट मिडल लोब। और जो लेफ़्ट साइड होता है उसमें 2 ही लोब होते हैं या 2 लोच होते हैं, LUL और LLL, यानी कि लेफ़्ट अपर लोब और लेफ़्ट लोअर लोब। SDR क्या होती है? यह IMF की एक मुद्रा है जिसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। और IMF की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की ही स्थापना हुई थी, और दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। और DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और IMF में 190 देश शामिल है, और 190वां नवीनतम सदस्य एंडोरा बना है। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अजय पंगा। तो ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी हैं। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये IMF की मुद्रा है, और इसमें 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं, US डॉलर, युआन या रेमेनवी, येन, यूरो और पाउंड। विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा क्या क्या होता है? तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, RBI का गोल्ड स्टॉक और SDR, ये तीनों ही विदेशी भंडार का हिस्सा होती हैं। व्यापार परिसंघों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है INTUC यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से इसका संबंध है। और इसकी स्थापना 3 मई 1947 को सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। और ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट पहली बार MN जोशी के द्वारा 1920 में लाया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था, जो पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित थे। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो ये 2021-22 में कोविड-19 के समय पेश किया गया था, और निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस मेंस में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया। और इसमें सिल्वर मेडल कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता है। टेबल टेनिस किसने जीता? तो फेन डेन जोंग के द्वारा जीता गया, जो चाइना के हैं। फुटबॉल में गोल्ड मेडल किसने जीता? स्पेन ने। हॉकी में गोल्ड मेडल किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता गोल्ड। बास्केटबॉल में गोल्ड किसने जीता? अमेरिका ने। और वॉलीबॉल में गोल्ड फ्रांस के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, भारत का पहला रोडोडेंड्रोन या बुरांस उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। बुरांस यह नेपाल और उत्तराखंड राज्य का राजकीय ट्री है, और नागालैंड का यह राजकीय पुष्प है।
उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं जिनको यह अवार्ड फिल्म के लिए दिया गया है? तो ये है विनोद गनात्रा और यहाँ की ही एक संस्था है निमहांस जो मेंटल हेल्थ का संस्थान है, इसको भी यह अवार्ड दिया गया है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया था और पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया था तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। ये लाल कुर्ती दल से संबंधित हैं और इनको फ्रंटियर या सीमांत गांधी कहा जाता है। और दूसरे विदेशी बने थे नेल्सन मंडेला जिनको नोबेल अवार्ड 1993 में दिया गया था और ये 1994 में अफ्रीका देश के राष्ट्रपति भी बने थे। और मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 70वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? अट्टम को दिया गया। और हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को अंतारा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया। नित्या मेनन को तिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, 21 जुलाई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ पर लाया गया है? तो ये लंदन से लाया गया है मुंबई में। और इस जो ये है बाघ नख इसके द्वारा अफजल खान को मारा गया था। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किससे संबंधित है? तो ये सिद्धार्थ मोंगा और रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लिखी गई है। इसमें को राइटर कौन है? सिद्धार्थ मोंगा है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन से संबंधित है। रविचंद्रन अश्विन पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने बाप बेटे को आउट किया था और रिटायर्ड आउट होने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए थे। आज का प्रश्न है जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर बताना है, क्रिकेट पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट टेस्ट गेंदबाज चुना गया है? और एक और क्वेश्चन बताना है कि भारत रत्न अवार्ड 2024 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और उनके नाम क्या हैं? और पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? और भारत रत्न अवार्ड जब बंद हो गए थे तो बंद होने के बाद जब ये दोबारा से शुरू हुए थे 1980 में, तो यह पहली बार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपको बताने हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।